हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी की दोस्तों तैयारी हम करा रहे हैं, आप जानते ही हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री की दोस्तों हमारी सीरीज़ आ रही है जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के अलावा जितने और भी एग्जामिनेशन होते हैं एसएससी के और भी जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ भी ये काफ़ी आपको जो है ये फ़ायदा करेगा। तो दो पार्ट में दोस्तों आ चुके थे, ये मेरा तीसरा पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे वैदिक एज और आर्यंस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, इससे पहला वाला जो था वो था हड़प्पन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वैदिक एज और आर्यंस। फ्रेंड्स, तो हमारा प्री हिस्ट्री हो गया था जिसमें हमने आपको बताया था अलग अलग स्टोन एज वगैरह के बारे में। फिर हड़प्पन हो चुका था, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों वैदिक एज। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आर्यंस। आर्यंस हमारे यहाँ जब इंडिया में आए दोस्तों, जो ये माना जाता है कि जो हमारे यहाँ हड़प्पन जो सिविलाइजेशन जो पहले था वो डिक्लाइन क्यों हुआ, इसका एक रीज़न माना जाता है कि आर्यंस के आने से। जो मोहनजोदाड़ो जो हड़प्पन साइड जो थी, जितनी भी हड़प्पन साइड थी, वो आर्यंस के आने से जो है वो चेंज हो गई। आर्यंस जब आए तो उन्होंने वहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लिया। और उससे पहले जो है और जो मोहनजोदाड़ो वगैरह थे वहाँ पे जो है काफ़ी नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह आई, जैसे कि तूफ़ान आया, बाढ़ आई, फ्लड आया, जिसकी वजह से वो मोहनजोदाड़ो जो सिटी था वो पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन कई हिस्टोरियंस के अपने अपने व्यू पॉइंट हैं। तो दोस्तों, जब आर्यंस जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड था तो उस समय मानते हैं कि इंडिया में एक नए लोग आए हड़प्पन रीजन में, और उन नए लोग को हम कहते हैं आर्यंस या फिर कहते हैं इंडो आर्यंस। ओके फ्रेंड्स, आर्यंस कहते किसे हैं? जो वैदिक टेक्स्ट के जो ऑथर हैं, जो वेदास जिन्होंने लिखी है, उन सबको हम आर्यंस कहते हैं, आर्यंस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आर्यंस बेसिकली कहाँ के लोग थे? आर्यंस जो थे ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। आर्यंस कौन थे पहले? ये सब हिस्टोरियंस मानते हैं कि आर्यंस जो थे ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। वही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जहाँ से संस्कृत, लैटिन, ग्रीक लैंग्वेज जो है वो सब निकली हैं, तो इसी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से निकली हैं। तो माना जाता है कि आर्यंस जो है ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। और जो ये रहते थे, कहाँ रहते थे? ये सेंट्रल एशिया और साउदर्न एशिया के जो स्टेपीज़ हैं, एक प्रकार का ग्रासलैंड होता है, तो वहीं ये लोग रहा करते थे। ओके फ्रेंड्स, उसमें से कुछ आर्यंस फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया होते हुए, जो इंडिया है ना जहाँ से पंजाब और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ से होते हुए ये लोग इंडिया आए। ओके फ्रेंड्स, और फिर इंडिया में आए। और इनके एविडेंस कहाँ से पता चलते हैं? एक्चुअली जो साउथ साइबेरिया है, जो कि उस तरफ है सेंट्रल एशिया में, वहाँ पे एक अंड्रो नोवो कल्चर है। तो उसी कल्चर से पता चलता है कि कुछ आर्यंस जो है वो इंडिया की तरफ मूव किए थे। तो कुछ आर्यंस जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे वो इंडिया की तरफ मूव किए। ओके फ्रेंड्स, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जो आर्यंस हैं वो इंडिया कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो इंडिया के ही लोग थे। तो ये हमने आपको बताया कि आर्यंस बेसिकली क्या क्या हिस्टोरियंस का मानना है कि कुछ लोग कहते हैं कि आर्यंस जो है केवल इंडिया के ही रहने वाले थे जिन्होंने वेदास लिखी है, और कुछ लोग कहते हैं ये नहीं, ये लोग बाहर से आए थे और इनके आने के बाद हड़प्पन कल्चर लगभग ख़त्म हो गया था। अब दोस्तों बात करते हैं वैदिक पीरियड। दोस्तों, वैदिक पीरियड को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा होता है लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में जो पीरियड है वो अर्ली वैदिक पीरियड में आता है। और जो अर्ली वैदिक पीरियड के जो दोस्तों लोग थे वो सप्त बिंदु जो नदियाँ हैं, जो 7 नदियाँ हैं, एक इंदस है और इंदस की 5 ट्रिब्यूटरी आप जानती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज, और उसके अलावा जो एक लुप्त नदी है इसका नाम है सरस्वती। ये 7 नदी मिला के सप्त सिंधु इसे बोलते हैं। तो जो अर्ली वैदिक के लोग थे वो इसी एरिया में रहते थे, जहाँ पे बेसिकली इसी एरिया में हड़प्पन्स भी थे। और बाद में 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो एरिया है वहाँ पे जो आर्यंस हैं वो ईस्टर्न यूपी और नॉर्थ बिहार की तरफ शिफ्ट हो गए थे। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों हम बात करते हैं वेदा। वेदा होता क्या है? वेदा का मतलब होता है नॉलेज। जो किसी किताब में नॉलेज की बात लिखी गई हो तो उसे हम बोलते हैं वेदा। वैदिक जो साहित्य है दोस्तों उसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक है मंत्रा और एक है ब्राह्मणा। दोस्तों बेसिकली ये वैदिक क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक पीरियड को कहते हैं क्योंकि जो आर्यंस आए हैं इन्होंने ही वेदास लिखी है, तो इसलिए हम, क्योंकि इस पीरियड में वेदास लिखी गई थी इसलिए इसको बोलते हैं वैदिक पीरियड। जो वैदिक साहित्य है इसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक है मंत्रा और एक है ब्राह्मणा। ओके फ्रेंड्स, वैदिक जो टेक्स्ट होता है उसका जो मेन कोर है वो है मंत्रा, और मंत्रा में 4 इंपॉर्टेंट किताबें हैं, टेक्स्ट हैं।
उसमें से देखिए ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। और ब्रह्मणा क्या है? इन्हीं मंत्रों का जो एक्सप्लेनेशन है उसे हम कहते हैं ब्रह्मणा। और ब्रह्मणा में दोस्तों रिचुअल्स भी दिए हुए हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं जैसे आपके जो क्या नाम है, जो है प्रथाएं होती हैं वो भी ब्रह्मणाओं में दी हुई हैं। तो ब्रह्मणा बेसिकली क्या है? इन्हीं मंत्रों का एक्सप्लेनेशन है। ओके फ्रेंड्स। श्रुति किसे कहते हैं? जो ये 4 वेदास या ब्रह्मणा इनको मिला दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं श्रुति। ओके फ्रेंड्स। और ब्रह्मणा जो है देखिए मंत्रा और ब्रह्मणा, ब्रह्मणा का जो अपेंडिसेस है, किसी बुक का अपेंडिस क्या होता है? जो उसके आखिरी में दिया होता है। तो ब्रह्मणा का जो अपेंडिस है उसे वो 2 भागों में डिवाइड है, एक है अरण्यकाश और एक है उपनिषद। और क्योंकि ये ब्रह्मणा के अपेंडिस वेदास की किताब अंत में दिया होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेदांता, मतलब कि वेदों का अंत, एंड ऑफ वेदा। और दोस्तों जो ब्रह्मणा के जो अपेंडिसेस हैं वेदांता जैसे कि उपनिषद वगैरह, उसमें फिलोसफिकल डिस्कशंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, कैसे डिस्कशन दिए हैं? फिलोसफिकल डिस्कशन दिए हैं। फिलोसफर जैसे कि चांद कहाँ है, सूरज कहाँ है, और पृथ्वी और सूरज में क्या रिलेशन है, क्या पृथ्वी सूरज के चारों चक्कर लगाती है कि नहीं। तो ये सब डिस्कशन दोस्तों जो है, जैसे मौत के बाद क्या होता है, तो ये सब दोस्तों फिलोसफिकल डिस्कशन है, ये सब जो है उपनिषद में दिए हुए हैं। दोस्तों जो 4 वेदा जो आर्यंस ने लिखी थी, उसमें हम लोग बस थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में, वेदास के बारे में, बाकी हमारा फोकस रहेगा आर्यंस। ओके फ्रेंड्स। तो 4 वेदा में जैसे कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, और ऋग्वेद दोस्तों जिसमें 1028 भजन्स हैं, और ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है। यूनेस्को ने इसको दोस्तों अपनी लिस्ट ऑफ लिटरेचर में भी रखा हुआ है। और ऋग्वेदा जो है हमें अर्ली वैदिक पीरियड जो लोग थे, अर्ली वैदिक आर्यंस थे, उनकी लाइफ के बारे में बताता है। बेसिकली जो हम बताए थे आपको ना कि वैदिक पीरियड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हमें पता चलता है, वो लोग कैसे थे, क्या करते थे, किसकी पूजा करते थे, वो सब हमें ऋग्वेद से पता चलता है। और बाकी जो वेद हैं उससे हमें जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग आए हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। जो अदर 3 वेदास हैं उससे हमें जो लेटर वैदिक पीरियड की जो लाइफ है, उनके लोग थे, उनके बारे में हमें पता चलता है। ऋग्वेद तो हो गया दोस्तों। अब आता है सामवेद। सामवेद में बेसिकली क्या है कि जो वर्सेस होते हैं ना, जैसे पोएम्स की लैंग्वेज होती हैं, वर्सेस होते हैं, उसको पोएटिक फॉर्म में अरेंज किया गया है, और वो एज अ सिंगिंग पर्पस के लिए दोस्तों इसको अटैच जो है वो किया गया है। ध्यान रखिएगा, सिंगिंग पर्पस कहीं आया तो समझ लीजिए सामवेद। यजुर्वेद में दोस्तों रिचुअल्स के बारे में दिया हुआ है, प्रथाओं के बारे में दिया हुआ है। और इम्पॉर्टेंट है अथर्ववेद, क्योंकि देखिए अथर्ववेद में मैजिकल टेक्स्ट दिए हुए हैं, ताकि जो इविल शक्तियां हैं उससे लड़ने के लिए जो जादू वगैरह दिया हुआ है वो अथर्ववेद में दिया हुआ है। और अथर्ववेद में दोस्तों बीमारियों से लड़ने के बारे में भी अथर्ववेद में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, बस इतना सिंपल जान लीजिए। अब हम बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड के लोग की इकोनॉमी, मतलब वो करते क्या थे। तो बेसिकली अर्ली वैदिक जो लोग थे, मतलब 1000 BC से लेके 1500 BC से लेके 1000 BC के लोग, इनका मेन जो ऑक्यूपेशन था वो दोस्तों कैटल रियरिंग था। मतलब कि ये पेस्टोलिस्ट थे, मतलब कि जैसे कि घोड़े रखना, गाय रखना, शीप रखना, है ना, उन्हीं का दूध निकाल के उन्हीं से मतलब अपने ज़िंदगी यापन करना, वही सब इनका मेन जो है पर्पस था। और ऋग्वेद में दोस्तों, क्योंकि ऋग्वेद जो है हमें बताता है अर्ली वैदिक पीरियड के लोगों के बारे में, तो ऋग्वेद में एक काऊ का मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से किया गया है। और काऊ को दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जानवर माना गया है इस वजह से, जो कि काऊ कई जगह काम आता है। इवन जो हम आज, जैसे आज हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, रुपए है, पैसा है, उसमें काऊ जो था इतना इंपॉर्टेंट था कि काऊ वहाँ का मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। ब्राह्मण्स वगैरह को अगर कोई गिफ्ट वगैरह दिया जाता था, मान लो कोई भी ब्राह्मण्स को यज्ञ करते थे, उनको कोई गिफ्ट देना है तो काऊ में दिया जाता था। मतलब जिसके पास काऊ ज़्यादा होती थी समझ लो वो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी माना जाता था उस समय। दोस्तों एग्रीकल्चर अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत ही कम था, मेनली जो एक ही क्रॉप बोई जाती थी जिसका नाम था बार्ले। और कॉपर और ब्रॉन्ज भी ऋग्वेद में मेंशन है इन मेटल्स के बारे में, कॉपर और ब्रॉन्ज। अब इसी के उल्टा लेटर वैदिक पीरियड में कैसी इकोनॉमी हो गई थी, तो उसमें यहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे मेन इकोनॉमी हो गई थी। और जो अभी बताएंगे कि कई भगवान का जो नाम इसमें मेंशन है अर्ली वैदिक पीरियड में, इसमें जो गॉड इंद्र थे इनको लॉर्ड ऑफ द प्लब भी बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड ऑफ द प्लब मतलब ये हुआ कि किसानों के देवता, इसलिए क्योंकि इनके कहने से बारिश होती है, तो ये सब चीज़ें मानी जाती थी। और कल्टीवेशन जो तो दोस्तों होता था वो बार्ले, राइस, वीट, मिलेट, शुगर केन, इनका जो है कल्टीवेशन होता था।
और जो पका हुआ जो चावल होता था उसको दान के लिए काम करते थे। ओके फ्रेंड्स, किसी ब्राह्मण को दान देना हो तो पका हुआ राइस दिया जाता था उस समय लेटर वैदिक पीरियड में। और दोस्तों जो तिल है वो रिचुअल्स के लिए काम आता था। ओके फ्रेंड्स, और इसमें दोस्तों लोहा भी स्टार्ट हो गया था यूज़ करना। इसी वजह से लोहा का यूज़ होने से दोस्तों इसमें एग्रीकल्चर काफ़ी बढ़ गया था। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है लोहा के यूज़ होने से एग्रीकल्चर काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि अब जैसे फॉरेस्ट को काटना है, जंगलों को काटना है, तो लोहे को आराम से लोहे के औजार बना के जंगलों को काट के उस एरिया को कृषि में तब्दील कर दिया जाता था। उसी तरह से जो मिट्टी होती थी उसकी प्लफिंग होना हो ना, ताकि अच्छी तरीके से जो है वो सॉइल फर्टाइल हो जाए, तो वो भी लोहे के औजार से काफ़ी अच्छी तरीके से होता था। और दोस्तों इसी वजह से जो है इस यहाँ दोआब जो रीजन था, है ना, जो लेटर वैदिक पीरियड में यूपी और बिहार में, तो वहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर सेटलमेंट काफ़ी मिलते हैं। पेंटेड ग्रे वेयर सेटलमेंट वो सेटलमेंट है जिसमें आयरन यूज होता था। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अब कुछ सोसाइटी की बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड की। तो दोस्तों ये लोग फैमिली में रहते थे, और जब फैमिली था पैट्रियार्कल था, मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली था वो मेल होते थे। लोग नॉर्मली जो है एक ही शादी करते थे, लेकिन जो चीफ होते थे वो कई शादियाँ करते थे। कोई कास्ट सिस्टम नहीं था दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था, मतलब ये इगैलिटेरियन थे। और जो सोशल डिफरेंस था, जो जैसे कि वहाँ के लोग में डिफरेंस जो था वो कलर के बेसिस पे था। ये माना था कि जो वेदास थे वो फेयर होते थे और जो नॉन वैदिक पीपल होते थे वो ब्लैक होते थे। तो कलर के हिसाब से दोस्तों जो है वहाँ पे जो है इसमें सोशल डिफरेंसेस होते थे। अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेंस को काफ़ी अच्छी पोजीशन थी, क्योंकि वुमेंस अपने हस्बैंड को चूज़ कर सकती थी, और सभा और समिति होती थी उस समय, उसमें वुमेन भी भाग ले सकती थी। और ऑक्यूपेशन बर्थ के हिसाब से नहीं था कि जो बाप करेंगे वही बेटा करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। आप जो भी ऑक्यूपेशन चाहो, जो भी चीज़ चाहो वो कर सकते हो। ये चीज़ अर्ली वैदिक सोसाइटी में थी। लेटर वैदिक सोसाइटी में दोस्तों काफ़ी चेंज आ गया है। इसमें क्या था कि जो यहाँ भी फैमिली में लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पे जॉइंट फैमिली भी स्टार्ट हो गई थी। गोत्र का मेंशन इसमें होता है दोस्तों। गोत्र का मतलब ये होता है कि कॉमन, हमारा एंसेस्टर कॉमन होता है, जिसका मतलब कि पूर्वज कॉमन होते हैं, उनको बोलते हैं सेम गोत्र। और सेम गोत्र में शादियाँ नहीं होती थी लेटर वैदिक पीरियड में। वुमेंस पे रेस्ट्रिक्शन दोस्तों हो गया। वुमेंस को सभा और समिति में भाग नहीं लेने दिया था। और वुमेंस के ऊपर सट्टा लगने लगा, बैटिंग लगने लगी। तो ये लेटर वैदिक पीरियड में वुमेंस पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शन होने लगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेटर वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें क्या हुआ, जो सोसाइटी हुई वो 4 भागों में डिवाइड हो गई, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण और क्षत्रिय का सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती थी उस समय। क्षत्रिय बेसिकली कौन थे, वॉरियर्स थे, जो जंग करते थे, राजा होते थे, वो क्षत्रिय होते थे। ब्राह्मण जो सारे रिचुअल्स कराते थे वो ब्राह्मण होते थे। वैश्य बेसिकली कौन होता था, वैश्य ट्रेडर्स होते थे, जो दुकानदार वाले लगाते थे, जो शॉप लगाते थे, जो मतलब कि व्यापार करते थे, उनको हम वैश्य बोलते थे। और शूद्र जो है सबसे लो क्लास के जो है प्यूपिल्स थे उस समय, जो सोसाइटी में उनको ऐसा डिवाइड किया गया था कि सबसे लो क्लास में शूद्र आते थे। और दोस्तों लेटर वैदिक पीरियड में आश्रम भी इस्टेब्लिश किया गया। इसीलिए लेटर वैदिक पीरियड में इसको बोला जाता है वर्ना आश्रम धर्म, कि वर्ना सिस्टम और आश्रम यही धर्म है। ओके फ्रेंड्स, यही चीज़ इसमें जो है बोली जाती थी। अब बात करते हैं धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में अर्ली वैदिक सोसाइटी में। दोस्तों अर्ली वैदिक सोसाइटी में जो जैसे कि नेचुरल जो फोर्सेस, जैसे बारिश है, तूफान है, सूरज है, इसका पर्सोनिफिकेशन करके इसकी पूजा की जाती थी। मतलब इसको माना जाता था कि ये आदमी है, और इसको जो है पूजा किया जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में। दोस्तों अर्ली वैदिक पीरियड में मेल गॉड काफ़ी हैं, फीमेल गॉड कम है। मेल गॉड में देखिए बहुत गॉड थे, इसमें इंद्रा है, इंद्र, अग्नि है ना, अग्नि है सॉरी, वरुण, मित्र, द्याओस, पुसाना, यम, सोमा, विष्णु, रुद्र। दोस्तों ये मेल गॉड थे। और फीमेल गॉड में सरस्वती, पृथ्वी, उषा जो है ये मेन भगवान उनके माने जाते थे। जैसे कि दोस्तों आप बात करें इंद्र जो है भगवान जो है, ये जब लोग लड़ाई करने जाते थे तो इंद्र भगवान को लड़ाई का भगवान भी कहा जाता है, या फिर बारिश होने के लिए भी इनकी लोग पूजा करते थे। उसी वजह से मारूट है दोस्तों, इनमें होता मरुड भगवान को जो है, जो कि ऋग्वेद में यहाँ लिखा है, लिख लीजिए। मरुड भगवान को जैसे कि तूफान, गॉड ऑफ स्टॉर्म बोला जाता था। सोमा को, जैसे सोमा भगवान है ना, इनको बोला जाता था जो गॉड ऑफ प्लांट, मतलब पौधों के जो है भगवान इनको बोला जाता था। और गॉड ऑफ ओशंस, समुद्रों के भगवान जो है ये वरुण को बोला जाता था। ओके फ्रेंड्स। और पुसाना जो है ये जो आपके जो रोड होता था, कैटल,
वगैरह इनको जो है पुशाना के रूप में इनकी पूजा होती थी। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिए कि कौन कौन से गॉड इसमें मेंशन थे, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भी टेम्पल नहीं था और कोई भी स्टैचू बना के पूजा नहीं करते थे, बस उसी को पूजा करते थे, कोई स्टैचू नहीं था उस समय। लेटर वैदिक पीरियड में देखो क्या चेंज आ गया धर्म में, विष्णु भगवान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। पहले देखिए इसमें विष्णु भगवान का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में विष्णु भगवान को काफ़ी इंपॉर्टेंस हो गया। यज्ञ काफ़ी बढ़ गए, एनिमल सेक्रीफाइसेस भी काफ़ी बढ़ गए, क्योंकि इनमें जो है ब्राह्मण्स को गिफ्ट मिलता था, तो यज्ञ वगैरह बढ़ गए। और कुछ लोगों ने लेकिन एनिमल सेक्रीफाइसेस को अपोज भी किया, कहा कि एनिमल सेक्रीफाइस करने से हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। दोस्तों इसमें उपनिषद भी देखिए, उपनिषद में काफ़ी अच्छी चीज़ कही गई है, जैसे सच्ची बात पे रहना, गरीबों और शूद्रों की मदद करना, है ना। 2 फिलॉसफीज पे काम करता है, कर्म और रीबर्थ, मतलब कि आप मोक्ष पाइए और जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपका रीबर्थ होगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पॉलिटी। अर्ली वैदिक पीरियड के पॉलिटी कैसी थी, वहाँ के लोग कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था। तो जन कैसे, जन पब्लिक जो होती थी, पब्लिक उसको बोलते थे जन, और जनों का जो चीफ होता था उसको बोलते थे राजन। ओके फ्रेंड्स, और राजन की हेल्प करने के लिए दोस्तों काफ़ी समितियाँ थीं, जैसे कि सभा समिति परिषद, ये काफ़ी असेंबलीज थीं जो राजा को डिसीजन लेने में मदद करती थी। इसीलिए दोस्तों जो असेंबली थी वो चीफ के पावर को लिमिट करती थी कि ऐसा नहीं है कि चीफ जो भी करना है चाहे कर ले, असेंबली के पूछने पे ही वो करता था। तो इस हिसाब से चीफ जो है, चीफ की पावर को कहीं ना कहीं लिमिट करता था असेंबली। और दोस्तों अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि जो प्यूपिल लोग होते थे, जो जन होते थे, वो चीफ को अपने अपने मतलब कि मन से जो है वो टैक्स देते थे, वॉलंटरी बेसिस पे था, ज़बरदस्ती नहीं था। और उस टैक्स का नाम था दोस्तों बाली। क्या नाम था? बाली। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया दोस्तों, असेंबलीज डिसअपियर हो गई। जैसे असेंबली डिसअपियर हुई, चीफ अपने आप को बहुत पावरफुल हो गए। जब चीफ पावरफुल हो गए और चीफ को फिर हेरिटी पोजीशन बना दिया गया, मतलब मैं हूँ तो उसके बाद मेरा बेटा जो चीफ होगा, तो चीफ को जो है हेरिटी बना दिया गया। और काफ़ी टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए, जैसे कि बाली के अलावा भी भागा, शुल्का, ये टैक्स काफ़ी इंट्रोड्यूस हो गए। जो चीफ होता था वो क्षत्रिय वर्ण का होते थे, और चीफ और ब्रह्मा ये मिलके पूरा पब्लिक पे कंट्रोल इन्हीं का होता था मेनली। और धर्म के हिसाब से ये चीफ और ब्रह्मा जो है पब्लिक पे कंट्रोल किया करते थे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आपके बारे में वेदास के बारे में, वैदिक एज के बारे में, जो कि बहुत ही छोटा लेक्चर था। और इसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।